नमस्कार, मैं हूँ आशा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। पीओडब्ल्यू अधिनियम को कमजोर करने के सांप्रदायिक विवाद बढ़ सकते हैं। न्यायालय को इसे दरकिनार करने से बचना चाहिए। कांग्रेस ने अडानी रिश्वत मामले पर संसद में चर्चा और जेपीसी जांच की मांग की है। अडानी समूह ने आरोप खारिज किए। पवन कल्याण ने बांग्लादेश में हिंदू भिक्षु की गिरफ्तारी की निंदा की। भारत ने सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद का फैसला पीएम मोदी पर छोड़ा। डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में जालसाज फर्जी अधिकारी बनकर लोगों से पैसा ठगते हैं। हाल ही में मुंबई में 2 बड़े मामले सामने आए हैं। चक्रवात फेंगल तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश लाएगा। स्कूल बंद, मछुआरों को चेतावनी, फसलों को नुकसान। पहली खबर, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उम्मीद थी कि मंदिर मस्जिद विवाद खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस और मूर्ति की स्थापना को अवैध मानते हुए राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी। उसने यह भी स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक गलतियों को वर्तमान कानूनी व्यवस्था से नहीं सुधारा जा सकता। इसके अलावा कोर्ट ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 191 पीओडब्ल्यू अधिनियम को संवैधानिक ठहराते हुए इसकी मूल भावना पर जोर दिया। हालांकि मथुरा, वाराणसी और हाल ही में संभल में मस्जिदों के खिलाफ विवाद के मुकदमे ने पीओडब्ल्यू अधिनियम के उद्देश्य को कमजोर कर दिया है। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 के धार्मिक चरित्र को अपरिवर्तित रखने का प्रावधान करता है, लेकिन न्यायालयों ने इसे दरकिनार करते हुए धार्मिक स्थलों के 1947 के धार्मिक चरित्र की जांच के तर्क को स्वीकार कर लिया है। यह अधिनियम की भावना और देश के सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करता है। संभल मस्जिद पर विवाद और वहां हुई हिंसा पीओडब्ल्यू अधिनियम की अनदेखी को गंभीर परिणाम का उदाहरण है। अदालतों की भूमिका ऐसी घटनाओं को रोकने के निर्णायक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट करना चाहिए कि धार्मिक चरित्र के मुद्दों पर अधिनियम को दरकिनार नहीं किया जा सकता। पीओडब्ल्यू अधिनियम भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने का प्रतीक है। इसे सांप्रदायिक राजनीति का शिकार बनने से बचने के लिए न्यायपालिका और राज्य की सख्त प्रतिबद्धता आवश्यक है। संविधान की मूल भावना के अनुरूप अतीत की गलतियों को वर्तमान की शांति और भविष्य की एकता को बाधित करने का आधार नहीं बनने दिया जाना चाहिए। अगली खबर, शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस ने संसद में अडानी समूह पर अमेरिकी न्याय विभाग और प्रतिभूति आयोग द्वारा रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, रणदीप सुरजेवाला और मनीष तिवारी ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अडानी समूह ने आंध्र प्रदेश सरकार के सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रिश्वत दी है और सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार किया है। वहीं अडानी समूह ने आरोपों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिकी अभियोग में गौतम अडानी या उनके सहयोगियों का नाम नहीं है। आरोप केवल प्रतिभूति और वायर धोखाधड़ी तक सीमित है। राज्यसभा में विपक्ष द्वारा दिए गए 18 स्थगन प्रस्तावों को चेयरमैन ने खारिज कर दिया, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अडानी समूह भारत के प्रमुख बुनियादी ढांचा खिलाड़ियों में से एक है। ने हाल के घटनाक्रमों के कारण अपनी 11 सूचीबद्ध कंपनियों में लगभग $55 बिलियन का बाजार नुकसान झेला है। साथ ही संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक पर भी चर्चा जारी की है। वहीं विपक्ष ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर नारेबाजी की और अडानी रिश्वत मामले, संभल हिंसा समेत अन्य मुद्दों पर बातचीत की मांग की, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अगली खबर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बांग्लादेश में हिंदू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने की निंदा की है। कल्याण ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर संयुक्त राज्य से हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में भारत के योगदान को याद दिलाया, ये कहते हुए कि भारतीय सेना के जवानों ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। कल्याण ने हिंदू समुदाय से बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया और बांग्लादेश सरकार से इन अत्याचारों को रोकने की मांग की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है और साथ ही
हिंदू भिक्षु की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त किया है। मंत्रालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हिंदुओं पर हमले और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों का उल्लेख किया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल बताया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि चिन्मय कृष्णा दास को गिरफ्तार करने के कारण को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और ये आरोपों के आधार पर किया गया था, न कि किसी धार्मिक कारण से। अगली खबर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरे दावेदार एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की है कि वो इस बारे में फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ेंगे। श्री शिंदे ने आज संवाददाताओं से कहा, मैंने आज प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि मैं कोई बाधा नहीं बनूंगा, वो जो भी फैसला करेंगे हम उसे मानेंगे। उन्हें इस बात पर जोर दिया कि कोई भी नाराज नहीं है। विधानसभा चुनाव में भाजपा के भारी बहुमत के बाद देवेंद्र फडणवीस को इस पद के लिए सबसे आगे देखा जा रहा था, लेकिन श्री शिंदे की पार्टी के स्पष्ट प्रतिरोध के कारण शनिवार से इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई, जिसके बारे में माना जा रहा है कि यह एक स्वचालित और सर्वसम्मत निर्णय होगा। शिवसेना के श्री शिंदे गुट के अपने प्रमुख के लिए दूसरी पारी की वकालत की है। उनके कुछ नेताओं ने खुले तौर पर सवाल उठाया था कि महाराष्ट्र दूसरा बिहार क्यों नहीं बन सकता, जहां चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद नीतीश कुमार प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके पहले आज 2019 की याद दिलाते हुए शिंदे गुट के नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड दावा किया कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद देने का वादा किया था। शिवसेना के शीर्ष सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि महायुति के बहुमत हासिल करने पर शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने का वादा किया गया था। अगली खबर है, डिजिटल गिरफ्तारी एक नया साइबर धोखाधड़ी का तरीका है, देश में तेजी से फैल रहा है। इसमें जालसाज खुद को सरकारी अधिकारी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिनिधित्व बताकर पीड़ितों को झूठे आरोपों के आधार पर गिरफ्तारी का भय दिखाते हैं। इस घोटाले के तहत कई लोग अपने पैसे और व्यक्तिगत जानकारी गंवा चुके हैं। हाल ही में मुंबई में 2 बड़े मामले सामने आए हैं जो इस खतरे की गंभीरता को दर्शाते हैं। मुंबई की 77 वर्षीय महिला जो जालसाजों ने खुद को पुलिस और वित्त विभाग का अधिकारी बताकर 3.8 करोड़ रुपए की ठगी की है। महिला के खिलाफ फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाकर उसे 1 महीने तक मानसिक दबाव में रखा गया। जालसाजों ने महिलाओं को व्हाट्सएप और स्काइप कॉल पर रखा और दावा किया कि उसका नाम एक ताइवान भेजे गए पार्सल में पाया गया था, जिसमें ड्रग्स और पासपोर्ट थे। महिला को बताया गया था कि उसके आधार कार्ड का उपयोग अवैध गतिविधियों में हुआ है। जांच के नाम पर महिला को बार बार पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था। जालसाजों ने ये भी धमकी दी थी कि वो कॉल कटने या किसी को सूचित करने की कोशिश न करे। अतः 1 महीने तक चली यातना के बाद महिला ने अपनी बेटी को घटना के बारे में बताया, जिसके बाद ये मामला उजागर हुआ। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया जिसमें मुंबई के आईआईटी बॉम्बे के 25 वर्षीय छात्र को भी डिजिटल गिरफ्तारी का शिकार बनाया गया। जालसाजों ने खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अधिकारी बताया और कहा कि छात्र के मोबाइल नंबर पर 17 अवैध गतिविधियों की शिकायतें दर्ज है। जांच के बहाने छात्र को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बुलाया गया, जहां फर्जी पुलिस अधिकारी ने उससे आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते की जानकारी मांगी। छात्र ने 29,500 रुपए ट्रांसफर करवाए गए और बाद में कुल 7.29 लाख रुपए की ठगी की गई। घटना के बाद छात्र को एहसास हुआ कि वो घोटाले का शिकार हुआ है और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। डिजिटल गिरफ्तारी में जालसाज ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए सरकारी अधिकारी होने का नाटक करते हैं। वो गिरफ्तारी या फर्जी मामले में फंसने का डर दिखाकर पीड़ितों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार के घोटाले लगातार बढ़ रहे हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम CERT के अनुसार इस साल 6,000 से अधिक डिजिटल गिरफ्तारी की शिकायतें दर्ज की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। साथ ही 6 लाख से अधिक संदिग्ध मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए हैं। सरकार ने साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया है। CERT ने डिजिटल गिरफ्तारी और अन्य साइबर घोटाले के खिलाफ सतर्कता बरतने की सलाह दी है। डिजिटल गिरफ्तारी जैसे मामलों से बचने के लिए लोगों को अनजान कॉल से सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत पुलिस को जानकारी दें। इस समय की मांग है कि लोग सतर्क रहे और साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसने से बचे। अगली खबर है, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण अगले 12 घंटे में चक्रवात पेंगल के रूप में तब्दील होने की संभावना है।
भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने चेतावनी दी है कि यह गहरा दबाव उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर और बढ़ते हुए श्रीलंका तट को छूते हुए तमिलनाडु तट की ओर बढ़ेगा। इसके प्रभाव से तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा है कि राज्य सरकार बारिश से निपटने के लिए तैयार है और लोगों को सुरक्षित रहने की अपील की है। चक्रवात की तैयारी के तहत तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भारी बारिश की आशंका है। मछुआरों को 29 नवंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कई जिलों में एनडीआरएफ टीमें भेजी गई और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए संसाधन तैयार है। तमिलनाडु की कावेरी डेल्टा क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण फसलें प्रभावित हो रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। आईएमडी ने सड़कों पर जल भराव, निचले इलाकों में बाढ़ और प्रमुख शहरों में यातायात बाधित होने की आशंका जताई है। इसलिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।